नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव पर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कहा, बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव। देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड तैयारियों की जायजा लेने के लिए हुए मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों को दिए आवश्यक निर्देश। और पहाड़ों पर गिर रही बर्फ का उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है असर। प्रदेश में बढ़ी सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के अनुसार जल्द नहीं मिलेगी निजात। और अब खबरें विस्तार से। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसके बाद राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है, जहां न्यायालय ने राज्य सरकार के निकाय चुनाव के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित करते हुए दिया है। निर्णय जो हुआ है वो ये है कि 5 दिसंबर 2022 का जो आदेश है सरकार का, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई है, उसको निरस्त कर दिया है उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने कहा है कि निकायों के चुनाव तुरंत कराए जाएं और जो सीटें ओबीसी के लिए अभी तक रिजर्व की गई थी उन सबको अनरिजर्व डिक्लेयर किया जाए और ओबीसी को कोई रिजर्वेशन इस चुनाव में दिया नहीं जाएगा। कमेटी गठित करने की बात की जा रही है। कमेटी गठित करने की बात है कि जब ये जो मौजूदा कार्यकारिणी चल रही है निकायों में, उनका कार्यकाल जब कंप्लीट होगा तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी है वो उसके मेंबर होंगे और एक तीसरा मेंबर होगा स्टेट गवर्नमेंट का, इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नॉमिनी कोई ऑफिसर होगा और ये 3 लोग मिलकर के काम करेंगे, लेकिन कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, सिर्फ डे टू डे वर्किंग करेंगे। तो वहीं देश में कोविड-19 के आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जहां चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड से लड़ने के लिए उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, लॉजिस्टिक और मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की तैयारी भी शामिल है। ड्रिल करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक के कुछ दिनों बाद आया है। आज देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड की तैयारियों को लेकर चर्चा की, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज देश भर के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके।
आज देश भर में कोरोना की तैयारियों के मद्देनजर अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। जहां प्रदेश के समस्त जनपदों के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल किया गया। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उन्होंने कोरोना वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया और कोरोना की तैयारियों के संदर्भ में स्टाफ को निर्देशित भी किया। कोविड प्रबंधन को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। प्रातःकाल 10 बजे से पूरे प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आज लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में हम स्वयं आए हैं। यहां हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। उसको देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों में कोई न कोई अफसर या हमारा विधायक या माननीय मंत्री सभी लोग उपस्थित रहेंगे। कोरोना दूसरे देशों में आया है, अभी अपने देश में प्रदेश में कोई चिंता की बात नहीं है। फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया है। कोविड की तैयारियों के मद्देनजर हमारे साथ डायरेक्टर बलरामपुर मौजूद है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? और आज उप मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर निरीक्षण किया आपकी तैयारियों का। जी, पूरे प्रदेश में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। जो जहाँ कोविड हॉस्पिटल थे, इसी क्रम में हमारे बलरामपुर हॉस्पिटल जो पूर्व में भी कोविड हॉस्पिटल था, उसका भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्वयं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने आकर यहाँ पर मॉक ड्रिल का देखा। सामान्य अस्पताल भी यहाँ पे चलता है। अगर कैसे लक्षण यहाँ पाए जाते हैं रोगियों में, तो उनकी जांच की क्या कुछ व्यवस्था रहती है? जी, हाँ। यहाँ पे हमारे यहाँ जो लक्षण युक्त व्यक्तियों की जांच की पूरी व्यवस्था है। रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं और RT-PCR टेस्ट भी होते हैं, तो वो पूरी लैब है हमारे पास। बिल्कुल, कोरोना की जो चुनौतियां हैं उनके मद्देनजर बलरामपुर अस्पताल में तैयारी की गई है। यहाँ पर आज मॉक ड्रिल किया गया है और यहाँ पर जो भी जिन मरीजों के अंदर लक्षण है उनकी जांच की भी यहाँ पर पर्याप्त सुविधा मुहैया है। यहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर ब्रजेश पाठक आए थे, उप मुख्यमंत्री। उन्होंने यहाँ की तमाम तैयारियों का जायजा लिया। यहाँ पर वार्ड्स देखे, बेड्स देखे, ऑक्सीजन प्लांट को भी उन्होंने देखा और कहा कि कोई भी चुनौती है उसके लिए तैयार है हम, घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। अविनाश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज, लखनऊ। तो वहीं प्रदेश के गोंडा जिले में 3 कोरोना के मरीज पाए गए हैं। गोंडा जिला अस्पताल के कोविड अस्पताल में 200 बेड, सेंट्रल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तैयार रखे गए हैं। ये जिला अस्पताल कोविड के साथ साथ निर्धारित डेंगू अस्पताल भी है, जहां अस्पताल में 17 ICU बेड, बच्चों के लिए 20 बेड की व्यवस्था मौजूद है। देवीपाटन मंडल गोंडा के उप स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर में कोई कोविड का मामला नहीं है, लेकिन गोंडा में 3 केस पाए गए हैं। इनमें से 2 हल्दर मऊ क्षेत्र में और 1 मामला बड़गांव क्षेत्र में पाया गया है। सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। मेरा हॉस्पिटल पहले से ही तैयार है। यहाँ 200 बेड हमारे पास हैं कोविड के मरीजों के लिए। हर एक बेड पे हमारे पास सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई है। 17 बेड का हमारे पास ICU मौजूद है। टीकू के लिए मतलब बच्चों के लिए भी हम लोगों के पास 20 बेड की अलग से व्यवस्था है। देखिए, हमारे मंडल में जैसा आप जानते हैं 4 जनपद हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और गोंडा। इसमें श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में अभी कोई भी एक्टिव पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन गोंडा में एक्टिव 3 केस हैं। इसमें से 2 हल्दर मऊ में और 1 बड़गांव में है। इसमें विशेष रूप से ये चीज देखा गया कि क्या इनके पास कोई दूसरा बाहर से आया था, कहीं न कहीं से इनका इन्फेक्शन हुआ, तो उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में इसकी पूरी तरह से इसको पता किया गया। और पता करने के बाद जब बाहर से कोई केस आए हों तो वहाँ के लिए भी सूचित किया गया और यहाँ उस तरह से इनके कॉन्टेक्ट में जितने और लोग आए हैं उनका भी पूरा टेस्ट कराया।
और अब खबर हाथरस से। हाथरस में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। आज स्टेट नोडल अधिकारी ने कोरोना से बचाव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया, जहां स्टेट नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि शासन के निर्देश पर उन्होंने डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट, वार्ड सहित सभी व्यवस्थाएं ठीक मिली हैं। सभी तरह की दवाएं अस्पताल में मौजूद हैं। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे डेडिकेटेड कोविड चिकित्सालय थे, उन सब में उनकी तैयारियां परखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल में हमने ऑक्सीजन प्लांट का स्टेटस, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई का स्टेटस, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जनरेशन से लेके एंड प्रोसेस तक, मतलब मशीन में, वेंटिलेटर में, वार्ड पे ऑक्सीजन, मास्क में कितनी ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ तक का चेक किया है। कहीं किसी प्रकार का लीकेज वगैरह तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरह का कोई ऑक्सीजन लीकेज हमें नहीं मिला है। सारे दवाइयाँ मौजूद हैं, फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स मौजूद हैं। HR पूरी स्ट्रेंथ से ट्रेंड, हमारे पास ऑलरेडी उसका वो बनाया हुआ रोस्टर, और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। दवाइयाँ सभी मौजूद हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वन रैंक पर पेंशन को लेकर फिर आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं बाकी समाचारों का। खबर अब यहाँ पर झांसी से है। झांसी में कुख्यात अपराधी लेखराज यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश में पूर्व करोठा विधायक दीपक यादव झांसी जेल में बंद है, जहां पूर्व विधायक से मिलने आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार चुप है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जेल जाने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। कि दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा और बहुत जल्दी ये छूट करके आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के तहत सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों की पेंशन में पुनरीक्षण को 1 जुलाई साल 2019 से मंजूरी दी। इसके तहत 30 जून साल 2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र 2022 तक के बकाये के रूप में 23,638 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इंडियन एक्स सर्विसेज उत्तर प्रदेश की लाइफ मेंबर मेजर मेघना ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और कहा है कि जो लोग सशस्त्र बलों में कार्यरत हैं, उनके लिए ये निर्णय उत्साहजनक है। मोदी जी ने 2014 में जो OROP का ऐलान किया था, उसका ड्यू रिवीजन हमारा ड्यू था 2019 में, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 23 दिसंबर 2022 को कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे एक्स सर्विसमैन के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर उन सभी फौजी लोगों पर आया है जो आज फौज में कार्यरत हैं। ये उनका मोराल बूस्टिंग के लिए बहुत ही एक ऐसी चीज है जो उनके सामने आई है। आज मैं गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त और करना चाहूंगी कि हमारे वो फौजी भाई जो 75 साल की उम्र से बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं और 75 साल की उम्र से बड़े हैं,
उन लोगों को इस एरियाज को एक बारी में दिया जाए, ना कि 4 टुकड़ों में दिया जाए। प्रदेश सरकार की MSME नीति के कारण उद्यमियों ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव भेजे हैं, जहां वाराणसी द्वारा इन्वेस्ट यूपी पोर्टल पर ये प्रस्ताव भेजे गए हैं। फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर समिट से पूरा आंकड़ा 2000 करोड़ तक पहुंच जाने की संभावना है। इस प्रकार IIA टेक्सटाइल तथा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगभग 1000 करोड़ का प्रस्ताव भी तैयार हो रहे हैं। इसमें प्रदेश सरकार का सहयोग मिला तो शीघ्र ही उद्योग की स्थापना शुरू हो जाएगी। इस संबंध में IIA के RK चौधरी ने बताया कि आज प्रदेश में निवेश करने लायक उत्तम माहौल है। यही कारण है कि भय मुक्त वातावरण में आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, जिसका सकारात्मक परिणाम यूपी इन्वेस्टर समिट में देखने को मिलेगा। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी के बीच में इन्वेस्टर समिट हो रही है, जिसमें 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने के लिए कृत संकल्प है और उस दिशा में पूरी कैबिनेट आज बाहर विदेशों में जाके और जिस तरह से प्रदेश में औद्योगिक माहौल के बारे में बताया और वहां से जिस तरह का एक सकारात्मक रुख मिला, 7 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव वहां मिला है। आज प्रदेश में औद्योगिक माहौल है। औद्योगिक माहौल में जो चीज चाहिए, आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है पूरे देश से। आज कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के साथ सरल औद्योगिक और अट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं। इन सारी चीजों में पूर्वांचल में भी आज काफी संभावनाएं हैं। आगरा में लघु उद्योग भारती द्वारा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलदेव प्रजापति द्वारा किया गया, जहां सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 600 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। उद्यमियों की समस्या और उसके निस्तारण, नए उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की कमी, औद्योगिक पार्क निजी स्तर पर विकसित करने के साथ साथ नई उद्योग नीति पर मंथन किया गया। बाद में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि MSME के उद्यमी तरक्की कर रहे हैं। आज ये लघु उद्योग भारती का जो सम्मेलन हुआ, इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के प्रतिनिधि थे और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे MSME के उद्योगपति खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब काम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की जो सरकार है, वो MSME वालों को और सभी उद्योगपतियों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं ताकि वो अपना उद्योग बढ़ाएं, बाहर के उद्यमी आएं और अपना काम बढ़ाएं। जब उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यही चाहते हैं, उत्तर प्रदेश न केवल उत्तम प्रदेश बने बल्कि सर्वोत्तम प्रदेश बने और हर जो नौजवान को काम मिले। बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा 5 सितारा रेटिंग दी गई है। बुलंदशहर जिला कारागार में 2000 से अधिक महिला और पुरुष बंदी हैं। जेल में स्वच्छता पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। यहां पर बंदियों को खाना अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त दिया जाए, इस बात के लिए जेल प्रशासन लगातार प्रयासरत रहा है। बुलंदशहर जिला कारागार के अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि FSSAI की टीम ने कड़े उपायों पर रसोई की भोजन की गुणवत्ता, भंडारण व स्वच्छता का निरीक्षण किया था, जिसके आधार पर बुलंदशहर जेल को FSSAI द्वारा ये सम्मान दिया गया है। जेल में बहुत अच्छी खेती होती है, टोटल ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे की जा रही है। उस सब्जी का उपयोग बंदियों के लिए किया जा रहा है। प्लस जो सब्जियाँ हमको कम पड़ती हों, जिला कारागार मेरठ से हम लोग लेते हैं। चूँकि यहाँ पे साफ सफाई, हाइजीन और खाने की गुणवत्ता या क्वालिटी आप कह लीजिए, चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे पका हुआ खाना, उस पर हम लोगों ने ऑनलाइन भारत सरकार को अप्लाई किया। उनकी टीम आई, सर्वे करके गई,
2 बार उनकी टीम आई, पूरी जेल का उन्होंने सर्वे किया, सफाई का सर्वे किया या बने हुई खाने के सर्वे किया या जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उच्च क्वालिटी की हाईटेक हैं उसको उन्होंने देखा। उसी के आधार पर इस कारागार को खाने की क्वालिटी या सफाई के ऊपर 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। हमारे जो मेरठ मंडल की पहली जेल ऐसी जेल है जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो खाना मिलता है वो बहुत ही अच्छा और शुद्ध क्वालिटी का मिलता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के फतेहपुर में मुखबधिर, कटेहोट व तालू आदि जन्मजात रोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जनपद में RBSK की 26 टीमें काम कर रही हैं, जो गांव, स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर बच्चों की स्क्रीनिंग करती है, जहां चिन्हित बच्चों को DIC सेंटर में रेफर कर उसका निःशुल्क समुचित इलाज कराया जाता है। मुखबधिर बच्चे निःशुल्क कोक्लियर इम्प्लांट के जरिए अब सुन व बोल सकते हैं। निजी अस्पताल में इस तरह की सर्जरी के लिए लाखों रुपए खर्च आता है। लाभार्थी के परिजनों ने बताया कि हमारा बच्चा जन्म से सुन व बोल नहीं पाता था, लेकिन सरकार की RBSK योजना के जरिए जांच कर निःशुल्क सर्जरी हो गई है। अब बच्चा सुन व बोल पा रहा है। RBSK प्रोग्राम के तहत स्कूल से बच्चे, स्कूलों में आंगनबाड़ी में बच्चों को चिन्हित करते हैं, जिसमें मुखबधिर बच्चे भी हो सकते हैं, जन्मजात रोगों के भी बच्चे हैं, जैसे क्लब फुट हो गया और क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप, इस तरह के बच्चे जो पाए जाते हैं, इनका इलाज हमारी RBSK टीम चिन्हित करके इन बच्चों को सरकार द्वारा MOE में जो हॉस्पिटल दर्ज हैं वहाँ पर इनका उपचार कराते हैं। हमारे बच्चों के बीच में सुनना 2.5 साल के बाद बंद हो गया, इसके तहत बच्चे ने बोलना भी बंद कर दिया। फिर हमने जैसे कॉकलियर इम्प्लांट निःशुल्क करवाए सरकार के द्वारा, तो बच्चे को काफ़ी रिस्पॉन्स है, अच्छा बोलता है और मतलब हम इम्प्लांट से सहमत हैं। निःशुल्क हुआ है सरकार के द्वारा, इसकी योजना से निःशुल्क इसका इम्प्लांट करवाया है। बच्चा अच्छा है, अच्छा बोलता है, काफ़ी लाभकारी है। ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास मतलब पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, उनके लिए, उनके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी योजना है ये। हमारा बच्चे जन्म से सुन नहीं पाता रहा, तो हमने जांच वाँच करवाई है। हमारा मिथिलेश नाम है, बच्चे का राखी प्रॉब्लम है, तो अब जब हमने जांच वाँच करवाई तो मेहरोत्रा अस्पताल को हमको पता मिला, तो वहाँ गए तो वहाँ हमारा बच्चा सुनने भी लगा, बोलते भी है, जैसे कि चाचा बुआ ऐसे बोलता है, पापा भी कहता है। निःशुल्क हुआ है सर। हमारे बच्चे को ना सुनाई देता था ना बोलता था, जब से हमारे बच्चे का इम्प्लांट हुआ सुनने लगे और बोलने लगे। अब हमारा बच्चा सुनते भी अच्छे से हैं और बोलते भी हैं, सारी चीज़ें जो पता है सारी चीज़ें बोलते हैं। माता वैष्णो देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इन इंतजामों को बरतने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही है। इसी के साथ ही कोरोना के संभावित प्रसार से निपटने के लिए भी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर भीड़ नियंत्रण व तीर्थ यात्रियों की ट्रैकिंग के लिए श्राइन बोर्ड को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रेरित किया गया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए प्रवर्तन दल को तैनात किया जा रहा है, ताकि भीड़ से बचने के लिए तीर्थ यात्रियों की संख्या पर नजर रखी जा सके। ये जो नंबर्स हैं वो पहले से रिस्ट्रिक्टेड हैं कोर्ट की डायरेक्शंस के हिसाब से, जो 50,000 की एक सीलिंग फिक्स की गई है पर्टिकुलर डे पे, और लेकिन ये एक डायनामिक फिगर रहती है सिचुएशन को देखते हो कि उस दिन भवन पर कितने लोग हैं और किस स्पीड से जो है यात्री दर्शन करके वापस लौट रहे हैं। तो उसी के लिए हमारी जो इन्फोर्समेंट टीम्स हैं उस दिन तैनात रहेंगी भवन पर, ताकि जिन यात्रियों ने दर्शन कर लिए उनको तुरंत कटरा की तरफ रवाना किया जा सके और यात्री कम से कम समय पर भवन पर रुके। सिर्फ वही यात्री जिनकी बुकिंग्स हो भवन पर, सिर्फ वही यात्री भवन पर स्टे करें और बाकी सभी लोग दर्शन करते ही वापस कटरा की तरफ प्रस्थान करें। उसके लिए भी हमने डेडिकेटेड टीम्स डिप्लॉय की हैं, ताकि कम से कम टाइम में लोग वापस आ सकें और ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को हम उस दिन दर्शन की फैसिलिटीज दे सकें।
जनपद कासगंज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अनोखी पहल नायब तहसीलदार गरिमा सिंह की अगुवाई में कार्यान्वित की जा रही है। इस अनोखी पहल के तहत जनपद के विभिन्न स्थानों पर गैर संरक्षित पुरातात्विक महत्व की मूर्तियों वस्तुओं को सहेजने और संग्रह करने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार जिले भर से पुरातात्विक महत्व की इन मूर्तियों को कलेक्ट्रेट में संग्रहित किया जा रहा है। जिले में जो भी मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं और जिनकी देखरेख प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी, उन सभी को एक जगह संग्रहित करने का एक बीड़ा उठाया है नायब तहसीलदार मैडम के द्वारा और जिलाधिकारी मैडम के द्वारा। इसकी निश्चित ही भूरि प्रशंसा होनी चाहिए। जी, जिलाधिकारी मैम, रिस्पेक्टेड मैम के दिशा निर्देश पे पुरातत्व महत्व की जो मूर्तियां हैं, मूर्तियाँ स्कल्पचर हैं, वो डिफरेंट जो जगह जगह से चिन्हित करके और कासगंज में कलेक्ट्रेट पर एक संग्रहालय बना के उन्हें संरक्षण के लिए लाया जा रहा है। गोंडा जिले की पुलिस चौकी चचरी के बगल रोजाना पुलिस सर की पाठशाला में बच्चे मैथ, साइंस समेत अन्य विषय की बेहतरीन पढ़ाई मोहम्मद जाफर सिपाही से करते हैं। पुलिस सर की इस पाठशाला में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चे ट्यूशन लेते हैं। इस पाठशाला में नवोदय स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी वाले बच्चे भी ट्यूशन पढ़ते हैं। रोजाना ट्यूशन लेने वाले कक्षा 7 में पढ़ने वाले करण और शिवानी कश्यप का कहना है कि पुलिस सर बहुत ही शानदार पढ़ाते हैं। सिपाही मोहम्मद जाफर का कहना है कि अपनी ड्यूटी को खत्म करने के बाद वे रोजाना बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने आए थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय तसिया माधव स्कूल से आए थे। हम पढ़कर आते हैं 4 बजे से यहाँ पर आ जाते हैं ट्यूशन पढ़ने। हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। इस सर से हमको हिंट मिल जाता है थोड़ा कि हम भी पढ़े। यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने आते हैं, सर हमको बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, जो मैथ भी पढ़ाते हैं और यहाँ की पढ़ाई से हमको बहुत लाभ मिलता है। अभी जो है करीब 4-5 महीने से जो है अभी यहाँ के आसपास के गांव के बच्चे जो आते हैं, गरीब घर के हैं, नहीं पैसा है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद, ड्यूटी जब खत्म हो जाती है, थोड़ा सा 1 घंटा इधर टहलने से बेहतर है। थोड़ा सा हम भी टाइम भी कट जाता है और जो पढ़े हैं, जो भी ज्ञान है, थोड़ा सा बांट देते हैं, बस यही है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव पर दायर याचिकाओं का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कहा, बिना ओबीसी आरक्षण के होगा निकाय चुनाव। देश भर के सभी अस्पतालों में कोविड तैयारियों की जायजा लेने के लिए हुए मॉक ड्रिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का किया निरीक्षण। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बलरामपुर अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और डॉक्टरों को दिए आवश्यक निर्देश। और पहाड़ों पर गिर रही बर्फ का उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है असर। प्रदेश में बढ़ी सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के अनुसार जल्द नहीं मिलेगी निजात। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।